आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वन शॉट फिजिक्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं आपका इम्पोर्टेंट है। ये पूरा वीडियो उनके लिए जो एएसओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीपीएससी ट्री या 71st कंबाइंड बीपीएससी आप देने वाले हो। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल रखे गए हैं, तो किसी को भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और चैनल पे आप नए हो, ठीक है, तो बस इतना करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेहतरीन वीडियोस अब आपके लिए आता रहेगा। बस सपोर्ट इतना है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं शुरू में कि अगर आप बिहार में किसी भी तरीके का एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, चाहे वो बिहार पुलिस से लेकर आपका बीपीएससी तक हो, एक चीज़ हमेशा कॉमन रहता है, वो है आपका साइंस। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, साइंस में कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव का मतलब क्या हुआ? जो बिहार पुलिस में जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में भी दिखेगा। और जो बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आपको दिखते हैं, सेम आपको बिहार पुलिस में भी दिखेगा। जैसे कि हिस्ट्री में क्या होता है, डायरेक्ट आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बिहार पुलिस में पूछ लेगा, चाहे बिहार दरोगा में पूछ लेगा। बट जब साइंस की बात आएगी, पहला ही क्वेश्चंस आप देखोगे तो जिस तरीके से बिहार पुलिस में पूछा गया, उसी तरीके से बीपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। दैट मीन्स साइंस का जो लेवल रहेगा ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही रहता है, ठीक है। बाकी जो जीएस वाले पोर्शन था, 8 पेपर है, वो चेंज होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं फिर से आपको कहूँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा ये बनाया गया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक लाइक करना है, तो लाइक बटन आप दबा दीजिए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि वस्तु का, ठीक है, वस्तु को अवतल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब होता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखने पर उसकी छवि कैसी बनती है? वक्रता केंद्र मतलब होता है कि अगर आप वक्रता केंद्र पे रखते हो, डेट मीन्स आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, ठीक है, तो उसका जो इमेज होगा कैसा होगा। आप टॉपिक आपने समझा, कहाँ से पूछा गया है, आपको समझना है। ये समझने के लिए ही वीडियो बनाया गया कि अंत समय में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो टॉपिक बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट था, वही टॉपिक इसके लिए भी इंपॉर्टेंट और दरोगा के लिए भी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये जो पूछा गया आपका मिरर से पूछा गया है। मिरर और लेंस का मैंने बोला था कि आप ये देख लेना, मिरर और लेंस का, कि कौन सा इमेज कहाँ फॉर्म होता है। अगर इसका बात करें, आप क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम लोग कर चुके हैं। देखिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वस्तु, इसको थोड़ा ऑन में कर लूँ, ठीक है, कि वस्तु अगर, ठीक है, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे रखते हैं, वक्रता केंद्र मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे उसका इमेज कैसा होगा। तो अगर आपको पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाया आपको, जब भी हम लोग कॉनकेव मिरर का बात करते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है, डेट मीन्स अवतल दर्पण का हम लोग बात करते हैं, तो ये जो इमेज आपका फॉर्म करता है, ये रियल करता है, इन्वर्टेड करता है, ठीक है, रियल, इन्वर्टेड, और आपका छोटा होगा, बड़ा होगा, ये कहाँ रखेंगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो रियल मतलब वास्तविक करता है, और ये उल्टा करता है मतलब इन्वर्टेड करता है। अगर मैं 2-3 क्वेश्चन जो आपको रेगुलरली पूछा गया है मिरर से, मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका कॉनकेव मिरर, इसको बोल सकता है अवतल दर्पण। अगर आपको पूछेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ मैं लिखता हूँ फोकस, और यहाँ मैं लिखता हूँ आपका पोल। अगर आपको बोलेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग वस्तु रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज कैसा बनेगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा, इमेज जो होगा सेम साइज का होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो अवतल दर्पण है उसमें हम लोग कहाँ अपना वस्तु रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो आपका इमेज सेम साइज का बनेगा। तो कहाँ रखोगे? वक्रता केंद्र पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं वस्तु, तो आपका इमेज भी आपका यही बनेगा और सेम साइज का बनेगा, याद रखिएगा। और वो कैसा होगा? आपका रियल होगा, ठीक है, इन्वर्टेड होगा, और सेम साइज का होगा जैसा कि उसका वस्तु है। तो इसका जो सही से आंसर हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कैसा होगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर बनेगा, या आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, या फोकस पे बनेगा। तो मैंने अभी बताया कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, मतलब वस्तु रखेंगे, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, जब भी आप ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, तो सब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो, तो उसका इमेज भी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, उसका इमेज कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ हम अपना, ठीक है,
इमेज मतलब वस्तु को, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, कहाँ हम अपना वस्तु को रखें ताकि जो हमारा इमेज जो है वो फोकस पे बने। तो आपको याद रखना है जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तब हमारा वो फोकस पे बनेगा, और यहाँ क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा इमेज होगा। ये सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ आपको। तीसरा आपको पूछा जाता है कि कहाँ हम अपना वस्तु को रखें ताकि हमारा इमेज जो है इन्फिनिटी पे बने। तो याद रखिएगा अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो फोकस पे इमेज बनता है, ठीक है, और फोकस पे अगर आप रखते हो अपना ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनिटी पे इमेज बनता है। ये दोनों चीज़ आप समझ के रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ अपना वस्तु को रखें ताकि इमेज जो हो क्या हो, रियल हो, इन्वर्टेड हो और बहुत ही इनलार्ज्ड हो। इनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ा हो, मतलब वास्तविक हो, उल्टा हो और बहुत ही इनलार्ज हो। तो आपको याद रखना है पी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखोगे तब आपका जो इमेज जो होगा वो क्या होगा, आपका रियल होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा और बहुत ही इनलार्ज होगा। मतलब अगर हम लोग अपना ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा, इसका इमेज यहाँ बनेगा। यहाँ कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा ये भी याद रखना। अभी बस इतना ही हम लोग करते हैं, नहीं तो ये फिर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले अगर आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहाँ रखेंगे ताकि सेम साइज का बने, तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। अगर वस्तु को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, याद रखिएगा। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तब कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे, इमेज मतलब प्रतिबिंब। और अगर हमको पूछेगा कि हमें इमेज जो है प्रतिबिंब हमें लार्ज चाहिए, ठीक है, रियल चाहिए, वास्तविक चाहिए, उल्टा चाहिए और बहुत ही बड़ा चाहिए, तब हम लोग कहाँ रखेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे और इमेज जो बनेगा वो लार्ज होगा। और कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। इतना आप कम से कम यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज फोटो इलेक्ट्रिक सेल डू। सबको पता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है आपका क्या करता है, आपका लाइट एनर्जी को क्या करता है, आपका लाइट एनर्जी को क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका चेंज कर देता है। तो आपको क्या कर देता है, आपका कन्वर्ट क्या कर देता है, सी होगा, ठीक है, कि आपका कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट में बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले याद रखना कि जो भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, ये किस टाइप की धातु से बना होता है, तो याद रखना अर्ध धातु से बना होता है और ये सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है जल्दी से बताओ, हमने बताया था आपको, ठीक है। तो 14, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो 14 है, मैंने बताया था सिंबल आपका। तो सिलिकॉन से बना होता है और सिलिकॉन के साथ आप एक याद रखोगे जर्मेनियम। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 32। ये दोनों क्या है, तो आपका ये क्या है, आपका सेमी कंडक्टर अर्ध चालक धातु है ये सब, ठीक है। क्या है आपका अर्धचालक आपका धातु है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो जो इलेक्ट्रिक जो होता है या सोलर सेल जो होता है उसका आपको यही एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाएगा कि जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में किस टाइप के दर्पण का यूज़ किया जाता है, तो अवतल दर्पण, डेट मीन्स कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज नॉट एन इंसुलेटर। सेम पैटर्न एकदम सेम रहता है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार पूछा गया। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, निम्नलिखित में से कौन सा तरल विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक कौन सा है आपको ये बताना है। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, सैलिन वाटर और नॉन ऑफ द एबोव। देखो कोई भी अगर वाटर मतलब कोई भी तरल पदार्थ है वो इलेक्ट्रिसिटी को कब पास करेगा, जब उसमें आयन होगा। तो क्या एसिड में आयन होता है, तो जैसे हम लोग बोलेंगे HCl। तो HCl क्या, अगर इसको तोड़ते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं, तो ये H+ बनेगा प्लस Cl- बनेगा। मतलब जितने भी एसिड होते हैं उसमें आयन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका इसमें तो पास करेगा, इसमें भी पास करेगा। सैलिन वाटर में तो नमक को हम लोग लिखते हैं NaCl। इसको जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इसको इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है, मान लीजिए आप जो नमक जो है पानी में आपने घोल दिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl- में ये टूटेगा, ठीक है। तो क्या है, इसमें भी आयन होता है। तो ये तीनों जो है क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। डेट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये D हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आइए, इफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर साथ गिरने पर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। देखिए चंद्रमा का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले वहां जो जी का वैल्यू है ऑलमोस्ट बहुत कम है, 1/6 है पहला, ठीक है। जी का वैल्यू अर्थ पे कितना है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। दूसरा आपको याद रखना है कि वहाँ क्या है, वो वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब क्या होता है? वो पूरी तरीके से निर्वात है, मतलब जो एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर का जो प्रतिरोध है, मतलब एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर का जो प्रतिरोध है वो जीरो है। तो आप कितना भी भार वाला चीज़ गिराएं, जो भी चीज़ होगा वो साथ ही गिरेगा आपका मून पे। तो इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिफरेंट मासेस फॉल फ्री, मास है यहाँ देखना, ठीक है, यहाँ है आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। आप मास को हम लोग किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं, केजी में लेते हैं, केजी में लेते हैं। अब मास लिखते हैं, डेट मीन्स इस पे जी क्या होगा? एक्ट नहीं। अब इसको मैं आपको समझाया भी था, अगर मैं मास बोलता हूँ, द्रव्यमान बोलता हूँ, तो उसको मैं लिखता हूँ एम, जो कि केजी में नापा जाता है। वहीं मैं बोलता हूँ आपका भार, या जिसको मैं बोलता हूँ वेट, ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं? m इंटू जी लिखते हैं, और ये क्या हो जाता है? केजी के फॉर्म में आ जाता है। सॉरी, ये जो आ जाता है आपका न्यूटन, इसका क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है। तो मास जो होता है, द्रव्यमान, उसको केजी यूनिट होता है, और वेट जो होता है उसका न्यूटन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। साथ ही आपको ये भी समझना है कि जब वेट में क्या हो जाता है, जी जो है आपका m में जी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जी वहाँ आ जाता है, तो जी का चीज़ वहाँ क्या होगा? उस पर इन्फ्लुएंस करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा। बट यहाँ सिर्फ द्रव्यमान का बात किया है, तो यहाँ जी का कोई मतलब ही नहीं है, जी से हमें कुछ लेना देना ही नहीं, ये सिर्फ m है। तो दो द्रव्यमान वाला चीज़ अगर हम लोग भेजते हैं, जीरो हमारा एयर रेजिस्टेंस है, तो दोनों क्या गिरेगा? साथ ही गिरेगा, ठीक है। सेम विद दी सेम वेलोसिटी, इसका आपका आंसर हो जाएगा विद दी सेम वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 2 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि फ्लो में क्या होता है ना, पढ़ाने में समझाने में कभी कभी, और 1 का है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट अगर कोई होगा तो उसको उनसे गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच डिवाइस, क्या बोला है कि विच डिवाइस इज यूज टू जनरेट एसी करंट। एसी करंट इसमें कौन करेगा? क्या ट्रांसफॉर्मर करेगा, क्या आपका डायनोमो करेगा, या चॉक कॉइल करेगा? इनमें से कोई नहीं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर सिंपल, इसका काम क्या होता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन। मतलब ये क्या करता है? वोल्टेज को अप करता है या डाउन करता है, ये प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। रास्ते में जितना भी आप ट्रांसफार्मर दिखते हो, वो क्या करता है? डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है? वोल्टेज को डाउन या अप करता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है आपका डायनमो। तो डायनमो अगर आप देखोगे तो आपका पहले में जब साइकिल आते तो उसमें डायनमो लगा रहता था, और वो छोटा जनरेटर के तरीके से काम करता है, उसको घुमाता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग चॉक कॉइल का बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी आप ट्यूबलाइट जो आता था, अब तो खैर एलईडी वाला ट्यूबलाइट आता है, पहले जो ट्यूबलाइट आता था उसमें चॉक लगा रहता था, ठीक है, चॉक लगा रहता है। इवन अभी भी कुछ एलईडी में आपको दिख सकता है ये चीज़, ठीक है, अंदर में उसका सेट में आता है। तो चॉक का काम क्या होता है? चॉक में बेसिकली होता है आपका इंडक्टर होता है, और जो इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण। तो ये जो इंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है इंडक्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण, और याद रखिएगा इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो हेनरी। तो ये जो इंडक्टेंस लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हाई करंट, शुरू में तो हाई करंट चाहिए ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद क्या करता है? ये करंट को लिमिट कर देता है। तो याद रखिएगा चॉक का काम क्या है? तो हाई करंट जो होता है, एसी करंट जो होता है, उसको क्या कर देता है? लिमिट कर देता है, मतलब ज़्यादा करंट पास नहीं होने देता है। ज़्यादा करंट, हाई करंट मतलब हाई फ्रीक्वेंसी करंट, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, हाई करंट मतलब हाई फ्रीक्वेंसी करंट, तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट को कम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डायनमो जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। करंट डेंसिटी किस प्रकार की राशि? हमेशा याद रखिएगा, स्केलर एंड वेक्टर आप पढ़ के जाइएगा, सदिश राशि, अदिश राशि एकदम पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए, तो आप याद रखना, आपको पूछे करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व, करंट डेंसिटी आपको पूछ ले, यानी कि धारा घनत्व पूछ ले, करंट डेंसिटी, या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, विद्युत क्षेत्र पूछ ले, या आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले, चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले, या आपको टॉर्क पूछ ले, ठीक है, या आपको, ठीक है, फोर्स पूछ ले। जो पूछा गया मैं वो बता रहा हूँ, फोर्स पूछ ले। ये जितने भी हैं, ठीक है, फोर्स हो गया, उसके बाद विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है,
उसके फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी हो गया। याद रखना वेलोसिटी जो है ये आपका क्या है, ये जो वेग जिसको बोलते हैं वेलोसिटी जो है आपका, ये आपका क्या है, सदिश राशि है। बट वही मैं अगर लिखूं स्पीड, चाल, ये क्या है आपका अदिश राशि है। ये चीज़ आपको याद रखना, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है, स्केलर मतलब होता है अदिश और आपका वेक्टर मतलब होता है सदिश। तो ये जितना भी मैंने लिखा है सब सदिश राशि, याद रखना। करंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब जितना है आपका क्या है, आपका ये स्केलर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। अब याद रखो कुछ पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि आपका बोले प्रेशर, दाब, एनर्जी, ये सब में आप कंफ्यूज करोगे, पावर, ठीक है, ये सब जितने होते हैं ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अदिश राशि है। याद रखना यहाँ पूछा है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या है, एक आपका सदिश राशि है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन जो थे मैंने आपका जो लेटेस्ट पेपर उसमें से भी इंक्लूड कर दिया, जो फिजिक्स का था, जो अभी हुआ था, जो एक दो पेपर जो हुआ है अभी, एक एई वाला हुआ था और भी हुआ है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एमोंग, ये उसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसी आपका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता है गामा, उसके बाद है आपका एक्सरे, उसके बाद है यू, उसके बाद है भी, उसके बाद है इंफ्रा, उसके बाद है आपका माइक्रो और उसके बाद है आपका रेडियो, ठीक है। तो ये जो है घटता हुआ क्रम है किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का। दूसरा ये किस चीज़ का घटता हुआ क्रम है, एनर्जी का, और फ्रीक्वेंसी डेसिमल आपका आवृत्ति का। बहुत अच्छे से समझना, आपको कुछ भी अरेंज करने आ जा सकता है, जैसे कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को अरेंज करने के लिए यहाँ बोला है। तो आवृत्ति और आपका आवृत्ति मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी, और ऊर्जा मीन्स एनर्जी। तो जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी उतना ही ज़्यादा होगा। गामा का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है और सबसे ज़्यादा क्या है आपका एनर्जी है, और सबसे कम एनर्जी और सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितना किसका है, तो रेडियो वेव का है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बहुत चीज़ के बारे में समझाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या क्या समझाया था, एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैंने समझाया था कि जो गामा रे होता है, गामा रे के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसका डिस्कवर किसने किया था, तो पॉल विलार्ड ने किया था। दूसरा मैंने समझाया था ये क्या है आपका, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डेट मीन्स इसके ऊपर क्या होगा, कोई भी आपका क्या होगा, कोई भी आपका चार्ज नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता, पेंट्रेटिंग पावर किसका होता है, तो गामा का ही होता है, ये भी चीज़ मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, तो ये भी आपका गामा का ही है, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं क्योंकि हम ये पहले भी आपको समझा चुके हैं। तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी, तो देखिए यहाँ है रेडियो वेव, रेडियो वेव का तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है आपका यहाँ आपका एक्सरे, यहाँ भी है एक्सरे, ठीक है, और गामा दिया नहीं हुआ है, तो इधर ये होगा चाहे ये होगा आंसर। उसके बाद अवरक्त के बाद एक्सरे दिया है, नहीं, अवरक्त मतलब होता है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है। और इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है आपका सेकने में, जब बदन में, बोन्स में, हड्डियों में जब आपका दर्द होगा तो इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपका रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें भी IR रेज का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंफ्रारेड या अवरक्त किडनी। अब देखो अवरक्त यहाँ दिया हुआ है, एक्सरे यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ एक्सरे, उसके बाद है अवरक्त, ठीक है, उसके बाद है रेडियो, तो यही सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए। उसके बाद है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड का इंटेंसिटी जो है किस पे डिपेंड करता है, आपको ये बताना है। साउंड का जो इंटेंसिटी होता है किस पे डिपेंड करता है। देखो साउंड का अगर हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। साउंड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले जो मेरा, अगर सेम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है, मतलब सेम आवृत्ति वाला अगर साउंड है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड है बोलता है ना, तो उसको हम लोग टोन बोलते हैं, याद रखना। मतलब बोलते हैं अरे एक टोन में बात कर रहा है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड है तो उसको नोट बोलते हैं ना, अरे तू इस नोट पे बजा। म्यूजिशियन की अगर थोड़ा भी अगर आपको ज्ञान होगा तो पता चलेगा, जैसे गिटार बजा, बोलते ये वाला नोट बजा, वो वाला नोट बजा, तो मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग नोट बोलते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग टोन बोलते हैं, ठीक है। और साउंड जो है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये आपका यांत्रिक होता है, डेट मीन्स एक मैकेनिकल वेव है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे एक्सप्लेनेशन फिर से। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन जो है, याद रखिएगा किस पे करता है, तो ये एम्पलीट्यूड पे करता है। देखो
अगर साउंड जो ट्रेवल करता है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, अगर सॉलिड हो तो वो ट्रांसवर्स प्लस लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरीके से करता है, मतलब आपका अनुदैर्ध्य और अनुप्रास्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरीके से करता है। बट अगर लिक्विड है और प्लस अगर आपका गैस है तो इसमें सिर्फ आपका कैसे ट्रेवल करेगा, वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में करेगा। ध्यान रखना, लिक्विड और गैस में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल और आपका सॉलिड में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों। तो जो लिक्विड और गैस में लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स अनुदैर्ध्य के फॉर्म में करता है। अनुदैर्ध्य मतलब क्या होता है, रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन कॉम्प्रेशन मतलब संपीड़न होता है, आगे मैं समझाऊंगा इसका, रेयरफैक्शन एंड कॉम्प्रेशन, ठीक है, मतलब दबता है फिर खुलता है, दबता है फिर खुलता है। और याद रखिए अगर मैं इसको वेव को इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ से यहाँ जो होता है ये एम्पलीट्यूड को दिखाता है। तो जो जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा साउंड का इंटेंसिटी उसका उतना ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज बेस्ट सुइटेड फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। देखो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बोला है, ठीक है। अब जो बीपीएससी इसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल माना है, ठीक है, बट इसका सही आंसर फोटो डायोड होना चाहिए, ठीक है, या वन मोर देन वन ऑफ दी ये होना चाहिए कि फोटो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो फोटो वोल्टाइक सेल जो बनाता है ये भी सेमीकंडक्टर से बना होता है, ठीक है। और जो भी चीज़ सेमीकंडक्टर में आता है दैट मीन्स वो लो करंट लेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो होता है डिजिटल फील्ड में यूज़ करता है, तो फोटो डायोड और फोटो वोल्टाइक सेल यहाँ दोनों हो सकता है, ठीक है, बट उन्होंने आपका फोटो वोल्टाइक सेल को माना है। अब देखिए जो बॉल बेयरिंग होता है, ठीक है, गाड़ी में भी बॉल बेयरिंग होता है, ठीक है, तो बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण को किस प्रकार में परिवर्तन करने में यूज़ किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग घर्षण मतलब होता है आपका फ्रिक्शन, ठीक है। तो सिंपल है, जो भी फ्रिक्शन होता है तो बॉल बेयरिंग को क्या किया जाता है, उसको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज किया जाता है। मतलब ये बॉल है, इस पर फ्रिक्शन हो रहा है तो गोल गोल घूम रहा है, तो क्या है, सिंपल है, बॉल बेयरिंग आर यूज टू कन्वर्ट फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, आपको याद रखना है। उसके बाद है ये देखिए, ये सब बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो थोड़ा सोचना है, जिसमें देखिए इसमें 2-3 बार पूछा गया है। जब गोलकीपर जो होता है, गोलकीपर हो गया, चाहे जब हम लोग जो क्रिकेटर जो होता है कैच लेते हैं तो अपना हाथ पीछे करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये यहाँ पूछा गया है, ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं ये यहाँ पूछा गया। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन इसमें बनता है। सबसे पहले क्यों ऐसा पीछे करते हैं आपको पूछा गया था, ये किस लॉ पे है कि वो अपना हाथ पीछे करते हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ पे। इसमें क्या होता है, तो फोर्स जो होता है आपको हमेशा याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। क्या होता है आपका फोर्स जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम मतलब होता है आपका संवेग। तो मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं पी से, ठीक है, और नीचे लिखते हैं टी, ठीक है। तो देखिए फोर्स क्या है, जितना आप टाइम बढ़ाओगे फोर्स क्या होगा आपका घटेगा। तो जैसे हम लोग हाथ पीछे खींचते हैं मतलब टाइम हम बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं फोर्स हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जितना कम फोर्स से लगेगा हमारे हाथ में उतना ही हमें कम दर्द होगा, ठीक, सिंपल। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि गोलकीपर द्वारा हाथ पीछे खींचने का कारण क्या है जब वो फुटबॉल को पकड़ता है, ठीक है। सिंपल देखो, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, तो सिंपल है, संवेग परिवर्तन दर को कम करने के लिए, क्योंकि अगर टाइम कम हो गया, टाइम अगर बढ़ गया तो ये क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका जो फोर्स जो हो जाएगा वो कम जाएगा। और यहाँ लिखा है संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन मतलब क्या होता है, संवेग मतलब होता है आपका मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट जहाँ लग गया मतलब टाइम, किसी चीज़ को बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज मतलब कोई भी चीज़ जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो संवेग परिवर्तन दर को कम करना मतलब डी बाई डेल्टा टी को हम लोग कम करेंगे तो फोर्स भी हमारा कम हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर हम लोग संवेग परिवर्तन की दर को कम करेंगे तो हमारा फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा तो हमें चोट भी कम लगेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, किस लो पे ये बेस्ड है, तो सेकेंड लो पे ये बेस्ड है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, चाहे ये वाला पूछे चाहे क्रिकेट बॉल वाला पूछे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 11 था, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। अब देखिए 12 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज। बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है सब चीज़, एक क्वेश्चन बाहर नहीं है। देखिए सबसे पहले से पूछा कि कौन सा इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, आप डायरेक्टली इसका आंसर मारोगे अल्फा रे, ठीक है। हमने आपको बताया था जो अल्फा जो होता है, ठीक है, जो अल्फा रे जो होता है, ठीक है, इसमें +2 चार्ज होता है, पहला पॉइंट, ठीक है,
+2 चार्ज होता है, डेट में से क्वेश्चन पूछा गया था किसके न्यूक्लियस के, किसके केंद्रक के बराबर होता है, तो आपको याद रखना है हीलियम न्यूक्लियस के केंद्रक के बराबर होता है, क्योंकि हीलियम का जो केंद्रक होता है उसमें भी +2 चार्ज होता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले अल्फा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, कितना पॉजिटिव चार्ज करता है, +2, इक्वल टू किसका है, हीलियम के केंद्रक के इक्वल है, क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस देखोगे तो उसमें भी +2 चार्ज होता है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन होता है। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी तत्व में, ठीक है, अगर वहां से अल्फा निकल रहा है तो उसका जो होगा मास नंबर जो होगा कितना से डिक्रीज हो जाएगा, तो मास नंबर जो हो जाएगा 4 से डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है 2 से डिक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर किसी भी एलिमेंट से अगर बीटा निकलता है तो उसका मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, जेड का जेड रहेगा और जो आपका एटॉमिक नंबर है उसमें आपका +1 हो जाएगा। तो अल्फा, बीटा और गामा अगर निकल गया किसी से तो कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि गामा पे कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो याद रखना, क्योंकि जब भी रेडियोधर्मिता होगी अल्फा, बीटा, गामा तीनों निकलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर अल्फा निकलता है तो आपका एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीमेंट होगा और मास नंबर में 4 डिक्रीमेंट होगा, और आपका जो बीटा निकलेगा तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा और एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और गामा में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग बीटा का बात करते हैं तो बीटा रे जो होता है ये नेगेटिव इस पे चार्ज होता है। ठीक है, वही कैथोड रे, तो कैथोड रे के बारे में मैंने क्या बताया था, कैथोड रे बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ही होता है, सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से निकल रहे हैं तो जो रेज बनता है वो कैथोड रेज होता है। तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका जो पूछा गया पॉजिटिवली चार्ज, तो अल्फा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आइए केंद्रमुखी बल, केंद्रमुखी मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेंट्रीपिटल, केंद्रमुखी। ठीक है, और वो क्या होगा, ये केंद्रमुखी होगा तो वो क्या होगा अपकेंद्रीय होगा, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मतलब केंद्रमुखी और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री। ठीक है, अब समझो इस चीज को, तो कोई भी अगर देखिए, अगर मैं बोलता हूँ आप यहाँ हो, बीच में हो, ठीक है, बीच में हो, और आप रस्सी लेके को इस तरीके से घुमा रहे हो, रस्सी में कुछ बांधो इस तरीके से घुमा रहे हो, तो एक जो फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रमुखी, डेट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक फोर्स, ठीक है, आप रस्सी पकड़े हुए हो इसीलिए वो रुका हुआ है, नहीं तो बाहर चला जाएगा, जो बाहर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी कारण सेंट्रीपिटल इधर टान रहा है, सेंट्रीफ्यूगल उधर टान रहा है, इसीलिए ये गोल घूम पा रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आपके बैलेंस की वजह से क्या होता है, वो आपका गोल घूम पा रहा है, और जैसे ही आप छोड़ोगे ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो पूछा है कि सेंट्रीपिटल, और याद रखिएगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सूडो फोर्स भी बोलते हैं, झूठा फोर्स। ठीक है, अब देखो क्या पूछा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है केंद्रमुखी, ठीक है, केंद्रमुख जो आपका बल है ये केंद्रमुखी है। ठीक है, और वो क्या है अपकेंद्रीय है। ठीक है, तो केंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल बाहर वाला वो, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज के रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्री मोशन इन ए स्पेस, ठीक है, कीपिंग ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर मोशन, ठीक है, मेकिंग ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए, तो इसका अगर सही मोस्ट एक्यूरेट अगर देखा गया, फ्री मोशन इन स्पेस, स्पेस में अगर फ्रीली आप मोशन कर रहे हो, क्या ये सेंट्रीफ्यूगल का नहीं, बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका फ्रीली मूव कर रहा है स्पेस में, तो उससे कुछ सेंट्रीपिटल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि कोई चीज गोल घूम रहा है, तो कीपिंग ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर, वस्तु को वृत्तकार पथ पर गतिमान रखना, यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है फ्रिक्शन, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। पूछा गया किस ऊर्जा परिवर्तन में, जो घर्षण जो होता है, जो आपका जो घर्षण मतलब होता है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्सन ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी। देखो, जब भी कोई चीज़ आप रगड़ोगे, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, मतलब आपका घर्षण मतलब क्या होता है, रगड़ना। किसी आप हाथ को ही रगड़ रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो आप, चला रहे हो, किसी चीज़ को चला रहे हो, तो जो भी चीज़ चलेगा उसमें क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, डेट मीन्स आपका क्या होगा, उसमें आपका गति ऊर्जा होगा। और इस गति ऊर्जा से हम लोग हाथ को ऐसे रगड़ रहे हैं तो हमारा हाथ में क्या हो रहा है, गर्माहट आ रहा है, डेट मीन्स क्या होगा, गतिज ऊर्जा से आपका उष्मा ऊर्जा। तो किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा से आपका उष्मा ऊर्जा, मतलब काइनेटिक
से हीट एनर्जी। उसके बाद है व्हेन ए बस टेक्स, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप इसको ध्यान से समझिएगा, इस कंसेप्ट को आप समझिएगा, ठीक है। आप मान लो बस में बैठे हुए हो, ठीक है, आप ये एक रोड है, ठीक है, ऐसा ऐसा रोड जा रहा था, ऐसा सडनली इस तरीके से ऐसा घूम गया। यहाँ क्या है, आपका बस है जिसमें आप बैठे हुए हो, ठीक है। अब देखो व्हेन ए बस टेक ए सडन टर्न टू राइट, मतलब क्या हुआ कि अचानक से मोड़ लेता है, कौन सा, दाएं की तरफ, ये दाएं की तरफ मोड़ लिया, ठीक है। और बस पहले क्या था, बस पहले सीधे रास्ते पे चल रहा था, और सीधे रास्ते मतलब बॉडी आपका सीधा होगा, बॉडी आपका सीधा होगा, ठीक है। तो बॉडी आपका सीधा था, और जैसे ही राइट लिया आप क्या हो गए, आप उसके साथ भी राइट जाओगे, जैसे बस का मोशन था उसी के साइड राइट जाओगे। बट आप जिस पहले वाले जो सिचुएशन में थे, ठीक है, उस सिचुएशन को बोलते हैं बॉडी ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट में थे, ठीक है। आप बस के साथ चल रहे हो बट एक सिचुएशन में हो, एक फ्रेम में आप रेस्ट में हो, ठीक है, यहाँ रेस्ट में थे, एक सिंपल यहाँ बैठे हुए थे, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर नहीं लग रहा था। जैसे ही आपने राइट किया आपके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, और इनर्शिया क्या बोलता है, मतलब जड़त्व क्या बोलता है कि तब तक आप अपने ही स्टेट में रहोगे जब तक कोई आपके ऊपर एक्सटर्नल बल, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाता है। तो जैसे ही आपके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा आप इधर की तरफ झुकोगे, लेकिन आपका जो इनर्शिया है उस चीज़ को आपको अपोज करेगा, जस्ट उसके अपोजिट की तरफ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन ये होगा व्हेन ए बस टेक ए सडन टर्न टू राइट की तरफ घूमेगा तब पैसेंजर जो होगा किस डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। तो देखो पैसेंजर को मूव तो इस डायरेक्शन में करना चाहिए, पर वो करेगा किधर, इधर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इधर राइट जाने की कोशिश करेगा। समझ में आया? ऐसे अगर फ्रीली देखोगे तो आपका ऊपर वाला भाग जो है थोड़ा आपको राइट जाएगा, पर मैक्सिमम भाग आपका लेफ्ट जाएगा। तो तो ये हो जाएगा राइट जाएगा, फॉरवर्ड करेगा, लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो मेनली जो होगा फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो आप लेफ्ट जाओगे, क्योंकि आपको अपोज करोगे इस चीज़ को, ठीक है। अब एक चीज़ आपको यहाँ समझना है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन पूछा कि सितार वादक द्वारा तारों को कसने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए इसमें दो तीन तरीके से पूछा जाता है। पहला कि सितार वादक द्वारा, ठीक है, तारों को कसने का उद्देश्य क्या होता है, पहला ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जो ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं जब वो बजाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मतलब ऑर्केस्ट्रा वाला बजाते हैं तो 5 से 10 मिनट क्या करते हैं, वो अपना किस चीज़ को मिलाते हैं, इस तरीके से पूछा जाता है, ताकि उनका परफॉर्मेंस बहुत सुंदर निकल के आए, वो भी पूछा जाता है। देखिए तो हमने आपको एक चीज़ समझा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी साउंड होगा, ठीक है, अगर वो एक टोन में है, जैसे कि सिंगर एक टोन में गा रहा है, उसके साथ जितने बजाने वाले भी सब उसी टोन में गा रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पे गा रहे हैं, तब जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ही सुंदर निकलेगा। अब मैं किसी और फ्रीक्वेंसी में गा रहा हूँ, ठीक है, बजाने वाला किसी और फ्रीक्वेंसी में, हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बज रहा है, तो क्या होगा, इससे एक टोन का जो साउंड होगा वो नहीं निकलेगा, और सब मिक्स होकर एक जो सुंदर आपका आवाज़ आप तक पहुंचता है वो कभी नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा सेम फ्रीक्वेंसी पे बजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो टोन बन पाएगा। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बजाएगा तो सबका अलग अलग नोट हो जाएगा और आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। तो सिंपल है, यहाँ आपको पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा इसका। क्यों ऐसा किया जाता है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति से मिलान करने के लिए, टू मैच द फ्रीक्वेंसी विद द अदर इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनेट शेप। इसको आप केमिस्ट्री में भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए पूछा गया ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। देखो 3 तरीके का आपने मेनली पढ़ा होगा, एक है सॉलिड, ठोस, लिक्विड, ठोस तरल पदार्थ, और एक आपका गैस। देखिए जो सॉलिड जो है इसका क्या होगा, निश्चित आपका शेप भी होगा और इसका वॉल्यूम, डेट मीन्स इसका आयतन भी होगा। लिक्विड का याद रखिएगा निश्चित शेप नहीं होगा, आकार नहीं होगा इसका, बट इसका निश्चित आपका एक क्या होगा, वॉल्यूम होगा। गैस का ना ही आपका शेप होता है, निश्चित शेप होता है, और ना ही इसका निश्चित आकार होता है, मतलब ना ही निश्चित इसका आकार होता है, ना ही निश्चित इसका आयतन होता है। आप एग्जाम्पल समझो, मान लो आपने 1 kg चीनी लिया, तो 1 kg की चीनी लिया, या 1 किलो का गुड़ लिया, गुड़, तो उसका शेप भी है, ठीक है, और वॉल्यूम मतलब उसका आयतन भी है पूरा, ठीक है। आप लिक्विड का बात कीजिए, लिक्विड का कोई शेप है नहीं है, जग में रख दोगे जग में हो जाएगा, ठीक है, बोतल में रख दोगे बोतल में हो जाएगा, तो उसका कोई शेप नहीं है, बट उसका वॉल्यूम है। जैसे 1 लीटर पानी चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, तो वॉल्यूम है, आयतन है। और गैस का क्या होता है, बोलते हैं कि 1 किलो गैस दीजिए, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते, ना ही उसका कोई
शेप होता है, गैस का कोई शेप होता है और ना ही उसका कोई आयतन होता है। तो एक पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट शेप, ऐसा कौन सा पदार्थ है निश्चित आयतन तो होता है लेकिन उसका आकार नहीं होता है। तो देखिए कार्बन क्या हो जाएगा, ये तो सॉलिड हो जाएगा, तो इसका तो दोनों होगा, शेप भी होगा और आपका वॉल्यूम भी होगा। शेप मतलब आकार, वॉल्यूम मतलब आयतन। हीलियम, हीलियम का क्या होगा, ना ही शेप होगा ना ही वॉल्यूम होगा ना ही आकार होगा ना ही आयतन होगा। किरासन का क्या होगा, किरासन का शेप तो नहीं होगा बट इसका आयतन होगा, ठीक है, डेट मीन्स इसका वॉल्यूम होगा। 1 किलो किरासन दे दीजिए या 1 लीटर किरासन दे दीजिए, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑन विच प्रिंसिपल डज ए वॉशिंग मशीन वर्क, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, यहाँ ये पूछा गया। इसका क्या होगा, तो हमने अभी आपको बताया था अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जो होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है, आपको अच्छे से याद रखना है। किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि क्या जो मक्खन निकालते हैं, मक्खन अगर ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान वाला देखो ना, मक्खन जो निकाला जाता है, तो मक्खन जो निकाला जाता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही निकाला जाता है। तो दो याद रखोगे, वॉशिंग मशीन, मक्खन निकालना, ये सब। रिवर्स ऑस्मोसिस का, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज कहाँ किया जाता है, तो पानी को साफ करने में, ठीक है। आप जितना भी आरओ ये सब आप लोग खरीदते हो घर में लगाते हो, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जल्दी से समझते, देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। मान लीजिए ये 2 जार है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें चीनी कम है, ठीक है, और इसमें चीनी ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस बोलता है कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। ध्यान से, पानी का बात अभी नहीं चल रहा है, इसमें बात चलेगा आपका सॉल्यूट का, विलय का। एक होता है विलय और एक होता है विलयक, ठीक है। तो विलय मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब विलय। इसमें जो चीज़ मिला हुआ है उसमें अगर इसमें कम है चीनी, अगर इसमें कम है और चीनी इसमें ज़्यादा है, तो पानी जो ट्रांसफ़र होगा ये इससे इसमें होगा जिसमें सॉल्यूट कम होगा, ठीक है। तो जिसमें सॉल्यूट कम होता है, ठीक है, वहाँ से पानी क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, जिसमें विलयक ज़्यादा है, उसमें ट्रांसफर होगा। मतलब चीनी इसमें ज़्यादा है, चीनी इसमें कम है, और पानी इसमें भी भरा हुआ है, पानी इसमें भी भरा हुआ है, तो पानी कम सॉल्यूट वाला से ज़्यादा सॉल्यूट में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ से कम वाले में अगर पानी आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। याद रखना ये सब चीज़, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, प्रसारण क्या होता है, तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन पहला, जैसे जो गैस होता है, गैस मतलब जैसे कि खाना बनाते एकदम सुगंध होता है तुरंत, ठीक है, या आप स्प्रे छींटो पूरे चारों तरफ फैल जाता है, वो प्रसारण के कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। और सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, तो आप बोलोगे गैस में होता है। और याद रखिएगा आपने वायु कूपिका पढ़ा होगा, लंग्स में होता है, एल्वियोली, तो एल्वियोली में आपको याद रखना है डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है और ऑक्सीजन जो है आपका ब्लड जो वेसल होता है, ब्लड केशिकाएं जो होती है उसमें आपका वो दे देता है। तो याद रखना ये सब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डायलिसिस आपको पता है, जब किडनी आपका खराब, किडनी का स्टडी को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। तो किडनी जब खराब हो जाता है तब डायलिसिस किया जाता है, तो ये डायलिसिस उससे रिलेटेड है, ये याद रखिएगा आप केंद्रीय। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट, ठीक है, इसमें से किसमें जो है लाइट सबसे स्लो ट्रेवल करेगा। हमने आपको स्पीड ऑफ लाइट से एक कंसेप्ट आपको मैंने समझाया था। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स अपवर्तांक, ठीक है, या आपका डेंसर मीडियम। जितना ज़्यादा सघन मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगा। या जिस मीडियम का ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अपवर्तांक होगा, वो उसमें और क्या होगा, वो स्लो होगा। तो जैसे कि वाटर हो गया, वैक्यूम हो गया, एयर हो गया, सबसे ज़्यादा इसमें आपको किसको कौन डेंसर है आप बताओ, तो सबसे ज़्यादा जो डेंसर है आपका ग्लास है। तो सबसे कम इसमें स्पीड कहाँ होगा, ये आपका इसी में सबसे कम स्पीड होगा। सबसे ज़्यादा इसका स्पीड कहाँ होगा लाइट का, तो वो होता है आपका कहाँ होता है, जल्दी से बताओ, तो ये होगा आपका वैक्यूम में। वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये ग्लास में होगा, क्योंकि इन चारों में सबसे ज़्यादा जो सघन है, सबसे ज़्यादा जो डेंसर है वो ग्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने अभी समझाया था, ठीक है, कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो गति जो होता है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है। वेग जो होता है ये होता है, टॉर्क भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इफ अर्थ रोटेट इंक्रीज, ठीक है, रोटेशन घूर्णन गति जो है अगर अर्थ का इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है, तो वेट व्हाट विल हैपन टू द वेट एट द इक्वेटर, ठीक है। वेट पे क्या असर पड़ेगा, देखो वेट पे असर कैसे पड़ेगा, देखो यहाँ हमने बात किया वेट का, ध्यान देना, अगर यही भार होता तो भार कभी चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। वेट
वेट और भार सेम ही चीज़ है। द्रव्यमान, अगर वो देखो इस चीज़ को हिंदी इंग्लिश में यही होता है, ठीक है। देखो वेट मतलब होता है आपका भार, ठीक है, भार, ठीक है, और आपका मास मतलब होता है आपका द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान तो कभी चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि द्रव्यमान जी पे डिपेंड ही नहीं करता, स्मॉल जी पे। तो देखो, तो जैसे ही हमारा घूर्णन गति बढ़ेगा, तो अर्थ रोटेशन अगर बढ़ेगा, घूर्णन गति बढ़ेगा, तो ये जो जी जो है, जी का वैल्यू कम जाता है। पहला पॉइंट, अगर मैं फिर से क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, ये पूछूं कि अर्थ का अगर रोटेशन बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, अर्थ का रोटेशन अगर बढ़ा दिया जाता है और जी, तो जी पे क्या असर पड़ेगा, जी आपका घट जाएगा। और जो वेट जो होता है ये किससे बनता है, एम इंटू जी से बनता है, मास द्रव्यमान इंटू जी से। तो जी अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, वेट, डेट मीन्स भार भी घट जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ये घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी भी घटेगा, जी घटने से होगा तो आपका भार भी, एकदम जिस तरीके से समझा रहा हूँ एकदम ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हु फर्स्ट डिफाइन मोशन, ठीक है। गति का परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था, देखो सबसे पहले गति का परिभाषा जो दिया था गैलीलियो ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखोगे, मोशन को सबसे पहले इसने ही डिफाइन किया था। दूसरा आपको याद रखना है, जो आपका न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका इनर्शिया, जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था, या न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है सबसे पहले इसने ही दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गैलीलियो। केपलर ने क्या दिया था, तो केपलर याद रखिएगा आपका लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ठीक है, ग्रहों का नियम जो दिया था वो किसने दिया था, तो आपका केपलर ने दिया था। न्यूटन आपको पता है 3 लॉ इसने दिया है, ठीक है। 3 लॉ मोशन का, क्या आपका गति का जो है, आपका मोशन का गति का जो 3 परिभाषा किसने दिया है, तो वो इसने ही दिया है। और याद रखिएगा आइजैक न्यूटन ने ही बताया था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने बताया था कि जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। तो विक्षेपण का जो क्रिया दिया था, डिस्पर्सन का, जो व्हाइट लाइट है वो 7 लाटों में डिवाइड हो जाता है, वो भी किसने दिया था, तो आइजैक न्यूटन ने ही दिया था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गैलीलियो। हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आपने क्या समझा, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जो दिए गए हैं दूसरे साइंटिस्ट के पूछा जाएगा। देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोले, ठीक है, डेट मीन सापेक्षता का सिद्धांत बोले, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोले, या आपको वो बोले आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक, क्या मैंने बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये दोनों जो दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको हम लोग बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। और 1921 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस साल फिजिक्स के लिए आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल अवार्ड दिया गया था, तो ये है आपका 1921 में दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यदि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इन ए कंडक्टर ड्यू टू, इसको समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, बट क्विक हम लोग समझ सकते हैं। देखिए 3 चीज होता है, एक होता है थॉमसन, एक होता है थॉमसन, एक होता है सीबेक, और एक होता है पेल्टियर, ठीक है। ये 3 चीज होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पेल्टियर क्या होता है। देखिए 2 कंडक्टर को, 2 डिफरेंट कंडक्टर, ठीक है, 2 डिफरेंट कंडक्टर, ये है आपका ए, ये है आपका बी, मान लीजिए ये है आपका क्या, कॉपर मान लीजिए, ठीक है, और ये है आपका सिल्वर, तो एजी मान लीजिए। देखिए जब 2 कंडक्टर, ठीक है, जब 2 कंडक्टर, ध्यान से देखिएगा, जब 2 कंडक्टर, ठीक है, जब 2 कंडक्टर, ठीक है, 2 डिफरेंट जंक्शन पे रखा जाएगा, 2 डिफरेंट मतलब ये, इसको हम लोग कोल्ड पे बना देते हैं, और इसको हम लोग कोल्ड मतलब ठंडा, और इसको हम लोग हॉट कर देते हैं। तो 2 कंडक्टर को अगर हम लोग जोड़ते हैं, 2 धातु को हम लोग जोड़ते हैं, 2 डिफरेंट धातु को, और एक इस तरीके से जोड़ देते हैं, और एक को हम लोग ठंडा पे रखते हैं, दूसरे को हम लोग गर्म पे रखते हैं, तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ बन जाएगा। तो ये होता है आपका सीबेक इफेक्ट, ठीक है। पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, तो पेल्टियर इफेक्ट ये होता है, ठीक है, पेल्टियर इफेक्ट ये होता है कि अगर 2 इसी तरीके से 2 को जोड़ते हैं हम लोग, 2 को जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, 2 को हम लोग जोड़ते हैं,
चलिए इसको मैं फिर से एक बार, अभी टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। अभी आप बस इतना याद रखो, इसको मैं बहुत अच्छे से मैंने यूट्यूब पे भी समझाया है, ठीक है। अभी बस इतना याद रखिएगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड इन ए कंडक्टर ड्यू टू द टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्योंकि अगर इसको समझाने बैठ गया, ठीक है, तो ये वीडियो ही नहीं फिर खत्म होगा। देखिए, तो एक होता है थॉमसन, एक होता है सीबेक, एंड होता है पेल्टियर, तीनों समझाया हुआ है। तो अगर जब भी बोलेगा कि पोटेंशियल किसी चालक में तापमान के कारण, ठीक है, जो आपका विभव उत्पन्न होता है, विभव मतलब वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो किस फिनोमिना के द्वारा, मतलब किसने इस चीज़ को बताया है, तो आपको याद रखना है थॉमसन ने। याद रखना एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग पेल्टियर का बात करेंगे या हम लोग सीबेक का बात करेंगे, यहाँ दो कंडक्टर का हम लोग बात करते हैं, बट जब हम लोग थॉमसन का बात करेंगे, सिंपल इसमें एक ही कंडक्टर होता है। क्या होता है इसमें, सिंपल बोलता है इसमें, इसका कम से कम समझ लीजिए, इसमें सिर्फ एक ही कंडक्टर होता है। अब बोला जाता है कि एक कंडक्टर को कोल्ड पे हमने रखा है, ठीक है, और एक साइड को हमने हॉट पे रखा है, ठीक है। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका एक साइड को हमने कोल्ड पे रखा है और एक साइड को हमने हॉट पे रखा है, तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। डेट मीन्स उसमें विभव उत्पन्न हो जाएगा, या उसको पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हो। तो ये थॉमसन इफेक्ट है, याद रखिएगा। इसमें एक ही कंडक्टर का बात किया, बाकी दोनों में सीबेक और पेल्टियर में दो कंडक्टर आता है, तो इससे याद रखना। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू स्पेकल हाइपरमेट्रोपिया। आप जल्दी से बताएं, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। देखो, सबसे पहले होता है मायोपिया, जिसमें क्या होता है लोगों को, जिसको बोला जाता है नियर साइटनेस। इसमें क्या होता है, सामने का तो लोगों को दिखता है पर दूर का नहीं दिखता है। मायोपिया को बोला जाता है नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, जिसमें सामने का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए अवतल दर्पण, डेट मीन्स कॉन्केव लेंस लगाया जाता है। अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस लगाया जाता है। दूसरा होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर का तो दिखता है, सामने का नहीं दिखता है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस लगाया जाता है। और एक होता है आपका प्रेसोबायोपिया जो होता है, ये उम्र जब बहुत हो जाता है तो ये दोनों से लोग ग्रसित हो जाते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से, ठीक है। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष से दोनों से हो जाते हैं, और उस समय में क्या होता है, उस सिचुएशन को बोला जाता है प्रेसोबायोपिया। और इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो बाईफोकल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। क्या लगाया जाता है, बाईफोकल लेंस लगाया जाता है, आपको अच्छे से। और एक होता है आपका एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है, इस बीमारी में सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है, याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, ठीक है। तो विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड फॉर स्टेबल हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देखिए, कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, तो उत्तल लेंस लगाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है पैरामैग्नेटिक। देखिए, तीन तरीके का हमने आपको समझाया था कि मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। कि कितना, तीन तरीके का। एक मैंने आपको बताया था क्या, लौह चुंबकीय, जिसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, लौह चुंबकीय। एक मैंने आपको बताया था कौन सा, क्या बताया था, एक मैंने आपको बताया था लौह चुंबकीय, और एक मैंने आपको बताया था प्रतिचुंबकीय, जिसको हम लोग ने बोला था डाईमैग्नेटिक, और एक मैंने बताया था अनुचुंबकीय। याद आया कुछ कि नहीं आया होगा आपको, ठीक है। तो देखो, हमने सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, समचुंबकीय कोई हम लोग प्रतिचुंबकीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में याद रखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर एसोसिएटेड विथ। देखो, एक था आपका लौह चुंबकीय, जिसको हम लोग बोला फेरोमैग्नेटिक। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, तो पूरी तरीके से मैग्नेटाइज हो जाएंगे और उसी डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। जैसे कि निकल, याद रखना ये सब, निकल और उसका जो चीज मैंने से निकल, आयरन एंड कोबाल्ट, ठीक है। दूसरा होता है आपका अनुचुंबकीय, या इसको बोला जा सकते हैं आपको पैरामैग्नेटिक या समचुंबकीय, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, ये क्या होंगे, आपका मैग्नेटाइज तो होंगे, मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, बट बहुत ही हल्का आता है, ठीक है। याद रखिएगा, हल्का आता है और उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है। तो इसमें बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में इसमें होता है, बट थोड़ा कम मैग्नेटाइज होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। जैसे कि आप याद रखोगे, प्लेटिनियम हो गया, जिंक हो गया, नहीं प्लेटिनियम हो गया, जिंक नहीं होता था, जिंक तो आपका डाईमैग्नेटिक में आएगा।
देखो तो इसमें क्या होता है, आपका प्लेटिनियम हो जाता है, Pt मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम हो जाता है, उसके बाद मैंगनीज, Mn से लिखते हैं मैंगनीज, उसके बाद सोडियम हो जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन हो जाता है। इन दोनों को याद कर लो, बाकी जो भी होगा वो डाईमैग्नेटिक में होगा, प्रति चुंबकीय में होगा, डाईमैग्नेटिक में होगा। तो लौह चुंबकीय में निकल, आयरन, कोबाल्ट, अनुचुंबकीय में या आपका पैरामैग्नेटिक में होता है आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका प्लेटिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, मैंगनीज हो गया, सोडियम हो गया और ऑक्सीजन। बाकी जितना भी है जैसे कि Au गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, उसके बाद आपका बिस्मथ हो गया, ठीक है, डायमंड भी अगर हम लोग लिखते हैं डायमंड हो गया, चाहे आपका मार्करी अच्छे से याद रखना, पारा जो होता है, ठीक है, और वाटर, ये सब जितने भी है ये डाईमैग्नेटिक में है, अच्छे से याद रखना, ये प्रति चुंबकीय में है। तो ये हो गया लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रति चुंबकीय। और जो डाईमैग्नेटिक होता है, सबसे पहले जब भी इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ना के बराबर, याद रखना। यहाँ पूछा कि पैरामैग्नेटिक, तो निकल क्या है आपका, निकल क्या है, लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, आयरन क्या है, लौह चुंबकीय है, प्लेटिनियम क्या है आपका, ये पैरामैग्नेटिक है, तो यही पैरामैग्नेटिक होगा। मार्करी क्या है, पारा मैंने अभी बताया था, ये आपका डाईमैग्नेटिक है, मतलब प्रति चुंबकीय है, ठीक है। उसका 27 पे आइए, तुरंत इसका आंसर मारिए। व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्ट और मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका आंसर? देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्ट और, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, पूछा गया था। व्हाट हैपेंस व्हेन सॉल्ट और मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अरे इसका कथन कहाँ गया? व्हाट हैपेंस व्हेन द सॉल्ट और मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर, दोनों एक जैसे व्यवहार करते हैं, बोथ बिहेव सिमिलरली, केवल कथन 1, केवल कथन, दोनों कथन। इसका जो ऑप्शन इस तरीके से था, देखिए कुछ कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं। एक मैं यहाँ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, उसी पे एक कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले याद रखना, जब भी सॉल्ट, ठीक है, जब भी सॉल्ट हम लोग पानी में मिलाते हैं, जब भी सॉल्ट हम लोग वाटर में मिलाएंगे, ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। जब भी, क्योंकि क्या होता है, अशुद्धि, जब भी कोई भी अशुद्धि हम लोग पानी में मिलाते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। बट हाँ, यही क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं, ठीक है, सॉल्ट मिलाते हैं हम लोग पानी में, मतलब वाटर में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और जब हम लोग मिथाइल, क्या लिखा है, मिथाइल अल्कोहल जब मिलाते हैं पानी में, तब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों कथन सेम है, याद रखिएगा। जब हम लोग सॉल्ट को मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, क्वथनांक बिंदु जो है, एक होता है गलनांक बिंदु, एक होता है क्वथनांक बिंदु, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक बिंदु जो है, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा जब आप सॉल्ट मिलाओगे। वही अगर मिथाइल अल्कोहल आप मिलाओगे, एक होता है मिथाइल अल्कोहल, एक होता है इथाइल अल्कोहल, ये जहरीला वाला अल्कोहल है, अगर ये मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। तो दोनों सही है, या स्टेटमेंट यही था, मैंने याद करके आपको बता दिया। देखिए अब क्वेश्चन है कि इफ़ योर इमेज अपियर लार्जर देन योर सेल्फ इन ए मिरर, व्हाट टाइप इज इट। मतलब यदि आप किसी दर्पण में, क्या पूछा है कि यदि आप किसी दर्पण में अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा देखते हो तो किस टाइप का होगा। सिंपल सा आप कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, क्या होगा। प्लेन मिरर में तो हम लोग खड़ा होते तो जो हमारा इमेज होगा वही दिखाएगा, बड़ा तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स अगर मिरर है तो सिंपल है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाता है, कैसा इमेज बनाता है बताओ। तो रियल नहीं, ये बनाता है आपका वास्तविक,
देखो जो कॉन्टिन्यूसली बोलते बोलते देखो जब भी क्या होता है, जब भी साइंस पढ़ाते हैं तो मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते करते मतलब टाइम चला ही जाता है। अगर सीधा अभी तक तो ख़त्म हो गया होता है, ठीक है। देखिए रियल कौन बनाता है, ये तो कॉनकेव मिरर बनाता है। रियल दैट मीन वास्तविक, रियल, इन्वर्टेड और आपका इनलार्ज इमेज बनाता है, मतलब बड़ा इमेज बनाता है। ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बताया था बहुत ही छोटा इमेज बनाता है, मतलब ये वर्चुअल दैट मीन्स वास्तविक, मतलब ये वर्चुअल मतलब होता है आपका आभासीय, ठीक है। आभासीय, एरेक्ट, आभासीय मतलब वर्चुअल, एरेक्ट मतलब आभासी, वर्चुअल, एरेक्ट और आपका सीधा बनाता है, अपराइटेड बनाता है ये। तो ये छोटा इमेज बनाता है कौन, देखो ये चीज़ समझ के रखना, जब भी कॉनकेव बोले तो रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज इसमें बन सकता है, मतलब वास्तविक, उल्टा और आपका बड़ा इमेज। आपको कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स दर्पण में आभासीय, सीधा, ठीक है, और छोटा बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कॉनकेव। देखो यहाँ सिलेंड्रिकल भी दिया हुआ है, ठीक है, पर यहाँ मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं दिया। सिलेंड्रिकल में भी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, बट उतना नहीं है। इसका जो होगा ये कॉनकेव मिरर होगा, आपको याद रखना है। देखिए अब इस पे बहुत सारे देखो दरोगा में भी क्वेश्चंस पूछे गए। सिंपल है, आपका जो इवापोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है उस पे, इवापोरेशन या वाष्पीकरण, इवापोरेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। देखो क्या है, जब गर्मी में पंखा आराम क्यों देता है, देखिए जब गर्मी होता है तो क्या निकलता है, पसीना निकलता है, और जब बाहर से भी आते हैं धूप में से पसीना निकलता है। तो पसीना जैसे निकलता है, ठीक है, आप सिंपल याद रखना कि बॉडी को ठंडक करने के लिए जितना इवोपोरेशन होगा, जितना वाष्पीकरण होगा आपके बॉडी के पानियों का, उतना आपको ठंडा लगेगा। इसका पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जो मटका जो होता है उसमें पानी क्यों ठंडा रहता है, तो याद रखना वाष्पीकरण के कारण। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जब आप पंखा के सामने बैठते हो तो आपको अच्छा फील क्यों होता है, गर्मी में आराम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि आपको ठंडक लगता है, क्यों, वाष्पीकरण के कारण। तीसरा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में पूछा गया था, याद रखना यही कंफ्यूज कर देगा आपको, ऑप्शन ट्रांसपायरेशन ये सब दे देगा, ठीक है। तो आपका जो पानी जो होता है, ठीक है, तो जो जब आप बाहर से जब घर पे आते हो, ठीक है, और पंखे में बैठते हो तो आपको बहुत ही ठंडक महसूस होता है, आपका नॉर्मल, आपका रूम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों, तो ये भी आपका वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। और एक और पूछा गया था पंखा वाला, दिमाग में नहीं आ रहा, चल तो व्हाट, तो ये हो गया। इसका तो क्या हो जाएगा, बॉडी रेडिएट मोर हीट, ऐसा क्यों होता है, गर्मी में पंखा आराम क्यों देता है, तो ये सब देख लो क्या क्या दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होगा, पसीना तेजी से वाष्पीकरण होता है, मेनली वाष्पीकरण आपको याद रखना है। उसके बाद है रात में तारे क्यों टमटमाते हैं, बहुत अच्छे से मैंने ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। देखो एक होता है आपका रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। रिफ्रैक्शन से क्या क्या मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, जो भी चीज़ अपने जगह से हटा हुआ दिखेगा वो रिफ्रैक्शन होता है, आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। अपवर्तन इसका समझ लेना, अपवर्तन। दूसरा अगर पूछा जाएगा रात को क्या होता है, बहुत दूर का साउंड सुनाई देता है, साउंड एट नाइट, रात को जो साउंड सुनाई देता है क्यों, दूर का, तो रिफ्रैक्शन के कारण। तीसरा जैसे कि आपको पूछा जाता है कि जो सूर्य निकलने से पहले और डूबने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य निकला हुआ है, क्यों, तो ये भी आपका बिफोर सनसेट और सनराइज हमें क्या होता है, तो ये भी आपका रिफ्रैक्शन के कारण। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा मछली लगता तो ऊपर है पर रहता वो नीचे है, ऐसा क्यों, क्यों होता है, पकड़ नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है, तो वो भी रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। जब पानी में हम लोग पेंसिल लग देते तो लगता है टूट गया है, बेंड हो गया, ये भी क्यों, रिफ्रैक्शन के कारण। बाकी बहुत सारा चीज़ है यहाँ, ठीक है, अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉम्ब, एक होता है आपका एटम बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो है नाभिकीय संलयन पे होता है, न्यूक्लियर, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है। और जो आपका एटम बॉम्ब है वो किस पे होता है, नाभिकीय विखंडन पे, न्यूक्लियर फिजन पे होता है। तो न्यूक्लियर फिजन, अब नाभिकीय विखंडन एटम बॉम्ब, और नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है हाइड्रोजन बॉम्ब। और ये कैसा होता है, ये अनकंट्रोल्ड होता है, याद रखना ये क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। तो इसका जो सही हो जाएगा
कि अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अब ये देखो, जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? सिंपल है, प्रेशर कुकर में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये प्रेशर में आ रहा है, प्रेशर कुकर में आ रहा है प्रेशर, मतलब बहुत प्रेशर, हाई प्रेशर है, और नीचे से आप क्या दे रहे हो, बहुत सारा हीट दे रहे हो, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो वाटर बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इफ ए रेफ्रिजरेटर डोर कीप्स ओपन, ठीक है, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा घंटों तक खुले रख दें, मतलब जो आपका जो दरवाजा उसको खुले रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल है, जो आपका वातावरण है, आपका जो रूम है, वो और ज़्यादा हीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका जो मशीन है आपका रेफ्रिजरेटर का, वो क्या करेगा, और ज़्यादा, क्योंकि दरवाज़ा खोल दोगे और ज़्यादा ठंडक करने का कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर ठंडा हो नहीं रहा है, और मशीन ज़्यादा काम करेगा और रूम आपका और गर्म हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर डोर कीप्स ओपन फॉर आवर, व्हाट हैपन्स टू द रूम, रूम का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। इफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए वाटर एंड मेल्ट्स कंप्लीटली, बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है और तो पिघलने के बाद, अब ये अच्छे से समझ लो। देखो, सबसे पहला आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। आर्किमिडीज जी क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहला तो याद रखना, क्वेश्चन आपके दरोगा में पूछा गया था कि जो लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, दूध का शुद्धता नापते हैं। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे बेस्ड है? तो आपको याद रखना, ये जो बेस्ड है आपका, किस चीज़ पे बेस्ड है? तो आपका इसी पे आपका बेस्ड है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि मान लीजिए कोई पानी पूरा भरा हुआ है इसमें, ठीक है, आपने इसमें कोई एक सामान रख दिया, ठीक है, अब जब इसमें कोई सामान रखा तो ये उतना पानी निकाल देगा जितना इस सामान का, मान लीजिए गोला है, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम v है, मतलब आयतन इसका v है, तो ये उतना पानी निकाल देगा, ठीक है, जितना इसका आयतन है, तो उतना ही आयतन, मान लीजिए कि 2 लीटर, ये जो पूरा गोला जो है 2 लीटर आयतन, मतलब इसका जो वॉल्यूम है 2 लीटर है। 2 लीटर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ठोस होगा तो मीटर क्यूब में हम लोग बोलेंगे, ठीक है, तो ये जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही, जितना इसका आयतन है उतना ही आयतन वॉल्यूम का आपका क्या होगा, ये पानी निकाल देगा। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर ये पानी में ये गोला आता है तो इस पे एक फोर्स लगेगा, इस पे एक बल लगेगा। कितना बल लगेगा? जिसको हम लोग बोलते हैं बोयंट फोर्स, बोयंट बल, उतना ही बल लगेगा, ठीक है, जितना जो आपने पानी निकाला है, जितना उसका भार है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, भार वाला कंसेप्ट, उतना ही भार लगे इस पे, उतना ही इस पे आपका फोर्स लगेगा नीचे से, जितना भार का, जितना वेट का वो पानी बाहर निकाला है, और जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही पानी भी बाहर निकला होगा। ये दोनों कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है कि बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है तो पिघलने पे क्या होगा, पानी का लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब इस पे बर्फ का टुकड़ा रखा गया है तो उतना पानी वो पहले ही निकाल दिया है जितना उसका आयतन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? देखिए, वोल्ट मीटर विवांतर नापता है, वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज नापता है, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, विवांतर नापता है। उसके बाद एम मीटर, एम मीटर क्या नापता है, तो ये आपका करंट नापता है। क्या नापता है? एम मीटर आपका करंट नापता है। उसके बाद है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ईएमएफ नापता है, एकदम सही है। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस नापता है, तो नहीं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस नहीं नापता है। ये जो नापता है ये स्मॉल करंट नापता है, छोटा करंट, या करंट का डायरेक्शन नापता है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सब 10-10 करके हम लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ये सब कर चुके हैं एक्सप्लेन। देखिए, निर्वात में, निर्वात मतलब वैक्यूम में, निर्वात में पंख, रबर, लकड़ी का गेंद गिराते हैं तो सिंपल सी बात है, सब क्या होगा, एक ही साथ गिर। निर्वात है, डेट मीन्स ना ही वहाँ क्या है, ना ही वहाँ जी का वैल्यू होगा, ना ही वहाँ क्या होगा, ना ही वहाँ गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, ना ही वहाँ एयर कोई रेजिस्टेंस होगा, तो ऑल फॉल टुगेदर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाई डज सॉफ्ट फिल्म शो कलर। अब यहाँ 2 पॉइंट याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है। देखो, इंटरफेरेंस याद रखना, इंटरफेरेंस मतलब होता है आपका प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण, आपको याद रखना है। इंटरफेरेंस को होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो जो प्रकाश का जो आपका व्यतिकरण होता है, आपको याद रखने से 2 चीज। सबसे पहला, जो पानी पे जब आप तेल देखते हो तो क्या चमकीला दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये व्यतिकरण के कारण, अच्छे से याद रखना। दूसरा आपको पूछा जाता है, ठीक है, दूसरा आपको पूछा जाता है कि जो कांच जब हल्का बीच से अगर
टूट जाता है तो चमकीला लगता है। तो ब्रोकन ग्लास हल्का जो होता है वो चमकीला लगता है, क्यों? इंटरफेरेंस के कारण, व्यतिकरण के कारण। और तीसरा याद रखना, जो साबुन का जो बबल होता है, ठीक है, झाग जो बनता है वो चमकीला दिखता है, कौन? इंटरफेरेंस के कारण। ये तीनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा है वाई डस ए सॉफ्ट फिल्म शो कलर, साबुन का जो झिल्ली पर रंग दिखाई देता है, क्यों? तो इंटरफेरेंस। मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे अगर नहीं पढ़े हुए हैं। अब देखिए इसमें भी कंसेप्ट आपको समझना है, देखो नहीं तो आप ये करते रह जाओगे। दो समांतर प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध 1.40 है, ठीक है। यदि एक इतना है तो दूसरा क्या होगा? मतलब दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, आपका समांतर में कनेक्टेड है। एक का जो रेजिस्टेंस है इतना है तो दूसरे का क्या होगा? अब एक चीज समझना है, हम जब भी मैं बात करता हूं कि दो रेजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में मान लीजिए 4 है, ये 2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये R1 प्लस R2 होगा, जो कि आपका 4 प्लस 2 6 होगा। यहां से एक कंसेप्ट समझना, बहुत जगह ये काम आएगा। जब भी कोई रेजिस्टेंस आपका सीरीज में होगा और जब उसको ऐड किया जाएगा तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा जो सीरीज में रेजिस्टेंस था, मान लीजिए 4 है 2 है, इनमें से जो सबसे बड़ा है वो उससे भी बड़ा आएगा। जैसे 4 इन दोनों में सबसे बड़ा 4 है, बट जो फाइनल होगा वो उससे भी बड़ा होगा, 6 होगा। बट इसी चीज को अगर हम पैरेलल में कर देते हैं, इसी चीज को हम लोग पैरेलल में कर देते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ हम लोग 2 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ हम लोग 2 लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना, अगर यहाँ 4 है यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 4 है और यहाँ आपका 2 है, तो हमेशा याद रखना जब पैरेलल में होगा, समांतर में होगा, तो इसका जो होता है R इक्विवेलेंट होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसको अगर आप देखोगे तो 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा और नीचे आपका 6 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करोगे 6 से तो ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, पॉइंट आएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1.3। मतलब ये समझना कि जब पैरेलल में होगा तो जब उसका फाइनल रेजिस्टेंस जो इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। तो डेट मीन्स यहाँ 2 है और ये आया कितना है? 1.3 है। अब इस क्वेश्चन को अगर ये नहीं पता है तो आप कैलकुलेट करते रह जाओगे। देखो दोनों क्या है? समांतर में है, ठीक है। ये आया कितना है? 1.4 आया है, ठीक है। अब एक फाइनल कितना है? 1.4 आया। एक जो है आपका 2 है, पूछा कि दूसरा कितना होगा। अब देखो अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो 2 2 अगर है तो सिंपल है, ये 2 2 अगर हमेशा कभी भी रहता है और दोनों समांतर में जोड़ा जाता है, कभी भी अगर दोनों सेम हो, x x हो, y y हो, तो हमेशा इन दोनों का आधा हो जाता है। ये भी कंसेप्ट ये, तो ये x/2 आ जाएगा। जैसे दो लेता हूँ और मैं दूसरा भी 2 लेता हूँ, तो 2 इंटू 2 करूँगा, 2 प्लस 2 करूँगा तो ये 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 आएगा, 1 आएगा। ये सब कंसेप्ट कोई सिखाने वाला नहीं है, ठीक है आपको, तो 1 आएगा। तो हमेशा दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो हमेशा उसका आउटपुट क्या होगा? उसका आधा आएगा, ठीक है। तो अगर ये 2 है तो ये 2 अगर लेते हैं तो 1 आ जाएगा, तो 1 तो है नहीं मेरा, ये तो 1.403 है। ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया। दूसरा, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बोलो क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक हम लोग देखो, एक अगर हम लोग 2.0 ले लेते हैं और दूसरा हम लोग 1.4 ले लेते हैं, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो तो इससे भी कम होना चाहिए, और मेरा फाइनल रेजिस्टेंस कितना आया है? इतना आया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं 3.4, ठीक है, 3.4, तो 3.4 के जगह आप डायरेक्टली 4 लेके देखो, तो 4 लेके हमने देखा था 4 और ये 2, तो कितना आ रहा था? 1.3 ही आ रहा था, बट मेरा क्या है? ये 1.4 है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका जो फाइनल जो होगा आपका इसमें कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। तो ये जो होगा आपका 4.70 होगा आंसर। अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा है तो एक बार फिर से बैक कीजिएगा और फिर से समझिएगा, ठीक है, कि मैंने समझाया क्या है इसमें। इसका जो सही आंसर होगा ये क्यों नहीं हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? जल्दी से बताएं। मैं 4 लेके ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, 4 लेके ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, तो ये नहीं आया था। एक बार इसको आप चेक करना कि सी आ रहा है कि डी आ रहा है। एक बार मैं इसको अच्छे से चेक करके इसको बताऊँगा, पर जो कंसेप्ट मैंने बताया वो आप पक्का याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका हो गया डी, इसका आंसर हो गया। उसके बाद है व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर व्हेन हीटेड। अब ध्यान से समझना जो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। एक होता है आपका कंडक्टर, मतलब चालक, कंडक्टर मेनली ये धातु होगा, ठीक है, कंडक्टर चालक।
और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो एक होता है आपका चालक, कंडक्टर, और एक होता है सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसका चालकता जो है, कंडक्टिविटी जो है घटेगा। क्या मैंने बोला? टेम्परेचर बढ़ाने से आपका चालकता जो है आपका किसी भी कंडक्टर का वो घटेगा। कंडक्टिविटी, चालकता घटेगा किसका? आपका चालक। जैसे कि आपका जो भी कंडक्टर हम लोग ले लें, कॉपर हो जाए, सिल्वर हो जाए, गोल्ड हो जाए। पर जो अर्धचालक होता है इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका क्या होगा, अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मनी हो गया, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका चालकता, कंडक्टिविटी जो है इसका बढ़ेगा। तो यहाँ बोला कि अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होगा। आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों में समझ के रखना। पूछा क्या है, चालक है कि अर्धचालक है? अगर चालक होगा तो वहाँ क्या होगा, आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। और अर्धचालक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो आपका प्रतिरोध जो है घटेगा। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है, याद रखिएगा। फराडे कांस्टेंट क्या है, आपको 4 यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर फराडे कांस्टेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट जो होता है बेसिकली ये वो बताता है, क्या बताता है कि एक मोल के अंदर, ठीक है, एक मोल के अंदर कितना चार्ज हो सकता है, ठीक है, एक मोल के अंदर कितना चार्ज हो सकता है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा। अगर देखो फराडे कांस्टेंट जो लिखा जाता है ना, F इक्वल टू होता है E/N/A। अब ये E जो है मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Na जो है ये एवागाड्रो नंबर आपने पढ़ा होगा। तो Na क्या होता है आपका 6.02 इंटू 10⁻23। इसका जो वैल्यू आता है आपका ये आता है 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। तो एक मोल में कितना चार्ज रह सकता है, वही होता है आपका फराडे कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल, इसका वैल्यू होता है। और ये कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। और कुछ दिया हुआ है क्या, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट, डिपेंड ऑन वॉल्यूम सॉल्वेंट। चलिए उसके बाद है लाइट ईयर क्या है। लाइट ईयर क्या है यहाँ पूछा गया, सबको पता है लाइट ईयर क्या है, एक यूनिट है किसका, आपका दूरी का यूनिट है। 2 पॉइंट और आपको यहाँ से याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा ये याद रखिएगा 1 पैरासेक जो होता है, पैरासेक क्या है, तो ये भी आपका डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 पैरासेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, मतलब ये भी दूरी का यूनिट है पैरासेक। तो 1 पैरासेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। वही एक जो आप ये हो गया, और याद रखिएगा 1 लाइट ईयर। अगर मैं पूछूं 1 लाइट ईयर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1 लाइट ईयर जो होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होगा, याद रखना। या इसको अगर मीटर में लिखेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। तो याद रखना 1 पैरासेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। और 9.46 इसको किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 10⁻15 मीटर। एक चीज़ और याद रखना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। औसत दूरी होता है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में औसत दूरी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नापते हैं, जो कि होता है आपका 1.496 10⁻11 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 1.496 10⁻11 मीटर होता है, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट इंटर्स द अनदर मीडियम। अब देखो ये भी बहुत बार पूछा गया। मान लीजिए ये एयर है, ये आपका वाटर है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। मान लीजिए अगर लाइट जब भी आपका रेयर मतलब होता है विरल, और ये डेंसर मतलब होता है सघन, तो जब भी आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या क्या चेंज नहीं होगा। तो याद रखिएगा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब प्रकाश एक माध्यम से, तो याद रखिएगा इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, तो आपका स्पीड, गति चेंज होगा, और इसका वेवलेंथ जो है दोनों चेंज होगा।
ठीक है, इसका कौन सा चेंज, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो आपका विरल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपका कम होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव जो डेंसर होता है, जो सघन होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा होगा और इसका एयर का कम होगा, तो ये भी चेंज होगा। तो चेंज कौन सा नहीं होगा, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ देखो लाइट क्या है, आपका लाइट जो होता है वो भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आपको चीज़ याद रखना है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका जो कि लाइट है, इसका स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, पहला पर्सन कौन था, तो आपको पता है 1969 में चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो 1969 में क्या हुआ था, अपोलो 11 मिशन, अपोलो 11 मिशन आपको अच्छे से याद रखना, 1969 में ही आपका इसरो का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो 1969 अपोलो मिशन हुआ था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन थे जो कि मून पे वॉक किए थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे पर्सन कौन थे, तो एडविन एल्ड्रिन थे, अब इनका भी रिसेंटली देहांत हो गया अगर आपने नाम सुना होगा तो, ठीक है, तो एडविन एल्ड्रिन याद रखिए। अब कुछ पॉइंट याद रखना, पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्पेस में कौन गया था, तो यूरी गागरिन, यूरी गागरिन याद रखना, यूरी गागरिन जो कि 1961 में गया था, आई थिंक, हाँ 1961 में गया था यूरी गागरिन, यूरी गागरिन जो कि सोवियत यूनियन का था, ठीक है। दूसरा अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहला महिला कौन था, तो ये भी सोवियत यूनियन की थी, इनका नाम था वेलेंटीना टेरेस्कोवा, वेलेंटीना टेरेस्कोवा, और ये वोस्टॉक 9 से गई थी, इसका जो स्पेस क्राफ्ट था वोस्टॉक 6 से ये गया था। और पहला वाला जो था यूरी गागरिन, ये किससे, यूरी गागरिन सबसे पहला पर्सन जो स्पेस में गया, कब गया, 1961 में गया, ठीक है। इसका स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, वोस्टॉक 1, और पहली महिला वोस्टॉक 6 से गई थी, और ये जो गई थी, जो आपका वेलेंटीना जो है, ये जो गई थी 19, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, इसका याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। यूरी गागरिन तो 1961 में गया था, अपोलो 11 1969 में गया था, और ये जो था वेलेंटीना टेरेस्कोवा जो था, ये आई थिंक जो गया था 1966 में गया था, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट पूछा गया, तो याद रखिएगा सीजीएस में जो इसका यूनिट होता है, आपका सयांता का जो यूनिट होता है सीजीएस में पोइज होता है, पोइज, ठीक है। और नॉर्मली इसका जो ऐसा यूनिट होता है आपको याद रखना, ये है आपका पास्कल सेकेंड याद रखना, ठीक है। सीजीएस पास्कल सेकेंड, या इसको पास्कल को क्या लिख सकते हो, ये प्रेशर होता है, प्रेशर का यूनिट है, तो फोर्स बाय एरिया तो आपका न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो पास्कल सेकेंड लिखो, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर लिखो, या सीजीएस में इसको आप पोइज लिखो, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा किसका होगा, आपको पता है, इसमें वाटर हो गया, एयर हो गया, ब्लड हो गया, हनी हो गया, तो हनी का सबसे ज़्यादा होगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअरेस्ट कंडक्टर, सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर कौन है, सबसे बड़ा कुचालक इसमें कौन है, कॉपर, लीड, मरकरी, जिंक, तो सबको पता ही है लीड जो होता है पीबी से लिखा जाता है। 82 इसका एटॉमिक नंबर है, आपको अच्छे से याद रखना है, कितना है इसका, 82 इसका एटॉमिक नंबर होता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो धर्मिता जब हो जाता है, रेडियो एक्टिविटी जब खत्म हो जाता है, तो उसका आखिरी जो चीज़ बचता है वो क्या है, तो वो लीड ही बचता है, याद रखिएगा, इसीलिए रेडियो धर्मिता बहुत खतरनाक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से मूल, देखिए टोटल 7 मूल भौतिक राशि होता है, कितना होता है, टोटल 7 मूल भौतिक राशि होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा होता है, तो लंबाई को नापने के लिए लेंथ, जिसका यूनिट क्या होगा, मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया वेट को नापने के लिए, आपका मास को नापने के लिए, द्रव्यमान को नापने के लिए केजी, ठीक है। और पदार्थ का मात्रा नापने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नापने के लिए मोल, ठीक है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, जिसे पदार्थ का मात्रा नापने के लिए इसका यूनिट जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ का मात्रा, तो ये क्या होता है आपका मोल में नापते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर किस में नापते हैं, केल्विन में, ठीक है, ये सब याद रखना। और टेम्परेचर के बाद आपका क्या आता है, टेम्परेचर के बाद आपका आता है करंट, करंट को नापते हैं एम्पेयर में, ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 और एक है आपका 5 और एक है आपका लेंथ हो गया, मास हो गया और उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, 1 2 3 4 5, 2 और मेरा दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, जब पढ़ाते हो ना कभी कभी कोई चीज़ मिस होने लगता है, ठीक है, ये हम लिख के थोड़ी ना रखें ये सब। तो ये है आपका लेंथ हो गया, मास हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया और आपका टाइम हो गया। टाइम जो होता है सेकंड में होता है, टाइम जो होता है सेकंड में होता है, ठीक है। और एक हो गया आपका टाइम आपका सेकंड में हो गया, और जो हो गया एक और है, वो एक था आपका, सबसे पहले देखो लेंथ को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है, मास को नापते हैं हम लोग केजी में, ठीक है, टाइम को नापते हैं हम लोग, टाइम कहाँ गया, सेकंड में, और करंट को नापते हैं एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, पदार्थ का मात्रा मोल में, ठीक है। और एक है हाँ कैंडला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, ठीक है, ज्योति तीव्रता, तो कैंडला जो होता है ज्योति तीव्रता को नापा जाता है कैंडला में, तो ये 7 हो गया टोटल, याद रखना, लेंथ मीटर, द्रव्यमान मास आपका केजी, पदार्थ का मात्रा नापने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, टाइम सेकंड और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। तो ये देखो ये फोर्स नहीं होगा, ये हमारा मूलभूत इकाई नहीं है, ना ही वेलोसिटी है, ना ही हमारा वर्क है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बहुत बार हम करवा चुके, इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है कौन सा होता है, तो साउंड वेव जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज पॉसिबल थ्रू, डिस्पर्सन दैट मीन्स आपका विक्षेपण जो होता है, एक व्हाइट लाइट 7 लाइट में डिवाइड, व्हाइट कलर का जो आपका लाइट होता है 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने दिया था विक्षेपण का कंसेप्ट। और ये कहाँ से हो सकता है, तो ये प्रिज्म से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है एट व्हाट टेम्परेचर डू सेल, मतलब किस तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है वो सेम होता है, सबको पता है, पहले इसका फॉर्मूला याद रखना कन्वर्जन का, F-32/9 इक्वल टू होता है आपका C/5, क्या होता है, F-32/9 इक्वल टू होता है आपका C/5 होता है, ये चीज़ याद रखना, C आप सेल्सियस है, F आपका क्या है, आपका फ़ारेनहाइट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा -40, -40 अगर इस पे रख तो इस पे रख तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो -40 पे क्या होता है, सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट जो होता है सेम होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऐसा स्केल होता है जो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो केल्विन स्केल, और केल्विन ही क्या है आपका SI यूनिट है आपका टेम्परेचर का। पावर ऑफ ए लेंस, देखिए हमारा जो हम लोग जो लेंस लगाते हैं, ठीक है, पावर ऑफ जो लेंस जो होता है वो किस में नापा जाता है, यहाँ 4 ऑप्शन है। देखो पावर ऑफ लेंस सबसे पहले समझना, इसका जो फॉर्मूला होता है अच्छे से, पावर ऑफ लेंस जो होता है 1/f, f जो होता है यहाँ फोकल दूरी या फोकल दूरी या फोकल लेंथ, फोकल दूरी फोकल लेंथ, और f जो होता है हमेशा मीटर में लेना है, तो जब भी आपको इस पर क्वेश्चंस बनाने हैं f हमेशा मीटर में लेना, और पावर जो नापा जाता है ये डायोप्टर में नापा जाता है, ये चीज़ याद रखना, डायोप्टर में नापा जाता है, ठीक है। उसके बाद है MRI, MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो आपका हेल्थ सेक्टर में यूज़ किया जाता है। तो बोला इसमें से कौन सा यूज़ नहीं किया जाता है, कौन सा इसमें, देखिए तो मैग्नेटिक MRI में कौन सा यूज़ इसमें नहीं किया जाता है, देखो तो MRI मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई, ठीक है, और एक्सरे होगा, रेडियो वेव होगा या गामा रेव होगा, तो याद रखिएगा ये एक्सरे ये सब बहुत खतरनाक है, ये नहीं होता है मैग्नेटिक, ना ही आपका गामा रे होता है, इसमें क्या होता है सिर्फ आपका रेडियो वेव और ये दोनों मिला के, मतलब ये दोनों ही नहीं होता है, इसका मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए, बी और डी दोनों नहीं होता है। विच क्वांटिटी रिमेन अनचेंज, मैंने अभी समझाया था कि साउंड अगर एक से दूसरे मीडियम में भी ट्रेवल करेगा तो कौन सा जो ऐसा माध्यम चेंज करेगा, तो कौन सा ऐसा आपका जो राशि है वो अपरिवर्तित रहता है, तो वो है आपका, वो कौन सा अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं होता, उसको अपरिवर्तित बोला जाता है, ठीक है, तो वो है आपका फ्रीक्वेंसी, कोई इसमें परिवर्तन आता ही नहीं। लाइट ईयर किसका यूनिट है, मैंने अभी समझाया था डिस्टेंस का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज न्यूट्रल, अब जल्दी से बताओ, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पे तो क्या होता है +2 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे ये पॉजिटिव
चार्ज होता है या कोई चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो न्यूट्रल कौन सा है? न्यूट्रॉन। ये इजी क्वेश्चन पूछ दिया, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसके बारे में पढ़ के जाओगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैंने आपको अच्छे से समझाया, इसी में आपको मिल जाएगा, इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ, मतलब ओम मीटर किसका यूनिट है? देखो सबसे पहले पूछे ओम किसका यूनिट है, तो आप बोलोगे प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का। आपको बोलेगा ओम मीटर किसका यूनिट है, तो आप बोलोगे रेजिस्टिविटी का, ठीक है। और रेजिस्टिविटी जो होता है वो निकाला जाता है आपका प्रतिरोधकता जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है R = ρL/A होता है, अच्छे से याद रखना। L क्या है? आपका लेंथ है, ठीक है, कोई किसी भी मतलब वायर का। A क्या है? उस वायर का एरिया है। और R क्या है? उस वायर का रेजिस्टेंस है। और R जो होता है ये आपका प्रतिरोधकता, या इसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये है रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, और ये R है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, अच्छे से याद रखना। और इसका जो यूनिट होता है, ये होता है ओम मीटर, ओम मीटर। और इसका जो होता है सिर्फ होता है ओम, ठीक है, याद रखना। कंडक्टेंस का याद रखना यूनिट क्या होता है, तो सीमेन होता है, सीमेन, या आप मो बोल सकते हो, मो, या इसको आप उल्टा लिख सकते हो ओम के, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर किसका है? रेजिस्टिविटी का है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, इससे पहले वाले वीडियो में इसी में दिया हुआ है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं 11 मई को मनाते हैं, क्योंकि इस समय हमारा दूसरा जो क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, जिसका नाम था शक्ति। और पहला कब हुआ था, तो पहला याद रखिएगा 1978 में हुआ था, ठीक है, 18 मई को हुआ था। इसका जो हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। तो नेशनल टेक्नोलॉजी क्यों मनाते हैं, तो परमाणु परीक्षण की सफलता में, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा इसका ऑप्शन ये सबको नीचे वीडियो होगा, देख लीजिएगा। उसके बाद है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसका प्रकाश 2.0 है और ये इतना है। इसका भी मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो भी अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जो मीडियम में दिया हुआ है 2 × 10⁸ दिया हुआ है। तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा 1.5 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने आपको समझाया था, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एनर्जी हो गया, ये जितना भी है, तापमान, ऊर्जा, दाब, ये याद रखना, ये सब वेक्टर नहीं है, अच्छे से याद रखना, ये सब स्केलर है, कंफ्यूज करोगे। स्केलर यहाँ आपका फोर्स है। ये भी मैंने बताया था कि संपीड़न और विरलन, बहुत अच्छे से मैंने नीचे वाला वीडियो में देख लेना। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, पूरा साउंड को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये कौन है, साउंड का होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझा है कि मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र से कौन इफेक्ट नहीं होगा, जब चार्ज क्या होगा, रुका हुआ होगा, स्टैटिक फॉर्म में होगा, तो स्थिर विद्युत आवेश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि विकिरण जो होता है, ठीक है, परिकिरण जो होता है उससे क्या क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाया, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो है परिकिरण से होगा, आकाश नीला दिखाई देता है। और सबसे कम परिकिरण किसका होगा, तो रेड का होगा। रेड क्या होता है, ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होता है, परिकिरण नहीं होता, उसमें स्कैटरिंग नहीं होता है, इसीलिए जो रेड कलर का ही हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग जो डेंजर सिग्नल जो होता है रेड कलर का बनाते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी से बताइए, गुड कंडक्टर कौन सा होगा, डिस्टिल वाटर, वेजिटेबल या बेंजीन। ये भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, देख लेना। इसका आंसर होगा सोल्टी वाटर, क्योंकि इसमें आयन बनेगा, ठीक है। ये पूरा था, कोशिश था कि कम समय, तभी भी 1 घंटा 30 मिनट आपको ऑलमोस्ट लग ही गया है। प्लीज़ जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, इसी फोल्डर में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जो दो वीडियो BPSC AE का हमने किया था। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। 1.5 घंटा अराउंड हमने आपके लिए कंटिन्यूसली बोला है। अगर आप यहाँ तक देखो, प्लीज़ इस वीडियो को आगे लेके जरूर जाइएगा, बहुत मेहनत से बनाया गया है, और आपको भी मेहनत करना और इस बार सिलेक्शन लेना है। सब्सक्राइब करके जाना है, और एक प्यारा कमेंट आपकी तरफ से। जय हिंद।